22 अप्रैल 2025 कश्मीर का एक हिस्सा जहां लोग चैन की सांस लेने जाते हैं। पहलगाम, जिसे लोग छोटा स्विट्जरलैंड कहते हैं, उस दिन वही स्विट्जरलैंड मौत का बाजार बन गया। एक ऐसा दिन जिसे कश्मीर कभी नहीं भूल पाएगा और ना ही भारत देश। क्या हुआ उस दिन, क्यों टूरिस्ट पर हुई गोलियों की बरसात और किसने उठाई इस खूनी खेल की जिम्मेदारी, आइए जानते हैं और उस दिन चलते हैं जिस दिन ये सारा खूनी खेल चालू हुआ। बसारन वैली पहलगाम से कुछ ही दूर एक ऐसी जगह है जहां लोग सिर्फ एक चीज के लिए जाते हैं, सुकून। शाम के करीब 3 बजे टूरिस्ट बसेस पहुंच रही थी, लोग फोटोज ले रहे थे, कुछ लोग घुड़सवारी कर रहे थे और सारे लोग इस छोटे से स्विट्जरलैंड में एंजॉय कर रहे थे। तभी ऑटोमेटिक राइफल्स चलने की आवाजें आती हैं। चार अटैकर्स ने बिना किसी वार्निंग के गोलियां चलाना शुरू कर दी और टूरिस्ट ने भागना शुरू किया। कुछ भागने में कामयाब रहे और कुछ ने वहीं पर दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 26 लोग मारे गए, उनमें 4 बच्चे और 2 फॉरेनर्स भी थे। 17 से ज़्यादा लोग घायल हुए, कुछ की हालात अब भी सीरियस है। अटैक के तुरंत बाद कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक नए ग्रुप ने जिम्मेदारी ली, जिसका सीधा कनेक्शन अलकायदा से है, जिसमें साफ लिखा है, द रेजिस्टेंट फ्रंट एंड ऑफशोर ऑफ लश्कर-ए-तैयबा has claimed responsibility for the Pahalgam terror attack that has claimed the lives of 26 civilians, including 2 foreigners so far. ये नाम पहली बार सुनने में आया, लेकिन जैसे ही एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला ये एक प्रॉक्सी ग्रुप है, पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स के लिए। उनका मकसद क्या था? क्लियर था, कश्मीर का टूरिज्म सेक्टर तोड़ना और भारत में फियर का एनवायरनमेंट क्रिएट करना। पहलगाम जैसे पीसफुल टाउन में अटैक सिर्फ एक सिंबल था कि टेरर कहीं भी आ सकता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को फुल फ्रीडम दी गई और एक मिशन लॉन्च हुआ, ऑपरेशन स्नो वेंजेंस। लेकिन कुछ कश्मीरी लोग भी सड़क पर उतर आए और कैंडल मार्च निकाला। एक ही मैसेज, हम टेरर के खिलाफ हैं, कश्मीर शांति चाहता है। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं थी, ये उन 26 लोगों की कहानी थी जो बस एक सुकून भरे लम्हे की तलाश में घूमने आए थे और मौत उनका इंतजार कर रही थी। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी बड़ी जगह, इतनी फेमस टूरिस्ट साइट, तो वहां पहले से प्रोटेक्शन फोर्स क्यों नहीं था? ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेट्रोल ड्यूटी की थी, लेकिन एक्चुअल डिप्लॉयमेंट ग्राउंड जीरो पर नहीं था। लोकल अथॉरिटीज ने इस एरिया को लो रिस्क जोन मार्क किया, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यहाँ कोई टेरर एक्टिविटी दिखी ही नहीं। पर इसी छोटी सी गलती ने 26 जिंदगियां ले ली। एक पीसफुल वैली को सिक्योर, जिसे सिक्योर कहा जाता है, समझकर लाइटली लेना सबसे बड़ा मिस्टेक बन गया। और ये ऐसी जगह थी जहां रेस्क्यू टीम को पहुंचने में बहुत टाइम लगता और शायद यही आतंकवादियों का प्लान भी था। एक ऐसी जगह पे वार करो जहां कोई एक्सपेक्ट ही ना करे और ना ही कोई मदद करने के लिए जल्दी आ सके या फिर कोई यहाँ से जल्दी बच के भाग सके। और ये सिर्फ 26 लोगों की बात नहीं है, अभी भी 17 लोग घायल हैं, जिनमें से अभी और भी बहुत सारे लोग की जान जा सकती है, क्योंकि सारे लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल है। और अगर वो ठीक भी हो जाते हैं तो क्या उनके दिमाग से वो सारी चीज़ें फिर से निकल पाएगी? जब सारे लोग बचकर भाग रहे थे तो उनमें से एक औरत थी जिनका नाम था जयश्री, और वो भागने में सफल रही। And finally we escaped. It was a miraculous escape and we feel like we were in the brim of the death and we are back to life. इस हमले के बाद जितने भी टूरिस्ट कश्मीर घूमने आए थे, वो सारे लोग अपने प्लान को कैंसिल कर चुके हैं और पूरे कश्मीर को खाली कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि इस हमले में कम से कम 7 आतंकवादी शामिल थे, जिनमें से 4 ने हमला किया और बाकी उनकी सहायता कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ड्रोन, स्नीफर डॉग्स और थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले का गहरा असर कश्मीर के टूरिज्म पर पड़ा। कई टूरिस्ट ने अपनी छुट्टियां कैंसिल कर दी और सैकड़ों लोग जल्दबाजी में वापस लौटे। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल की और होटल बुकिंग रद्द कर दी गई। आतंकवादी इस घटना के थ्रू ये भी बताना चाह रहे थे कि कश्मीर में टेररिस्ट अभी भी पहले ही जैसे हैं और पहले ही जैसे आतंक मचा सकते हैं। जहाँ एक तरफ चाइना पूरी तरीके से डेवलप होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अभी तक आतंकवादियों की वजह से ही सिर्फ परेशान है और इनमें ही हम लोग फंसे हुए हैं। इसी चीजों को समझकर मैंने 6 पॉइंट्स बनाए। पहला, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। दूसरा, रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग। तीसरा, स्ट्रेटेजिक डिस्टेबलाइजेशन। चौथा, लोकल सपोर्ट्स एंड स्लीपर सेल्स। पांचवा, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड रिटेलाइजेशन। छठा, इंटरनेशनल एजेंडा एंड फंडिंग। तो अब हम लोग चलते हैं पहले पॉइंट की ओर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। पाकिस्तान के कुछ टेरर ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए-तैयबा
जैश ए मोहम्मद बार बार LOC के पार से मिलिटेंट्स भेजते हैं जिनका मेन टारगेट इंडिया में अशांति फैलाना होता है। ये ग्रुप्स ऑफन ट्रेनिंग कैंप्स के जरिए तैयार किए जाते हैं और सबसे बड़ा हाथ इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ही होता है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन ब्रेन वॉशिंग। सोशल मीडिया और इंक्रिप्टेड एप्स के थ्रू यूथ्स को रेडिकलाइज किया जा रहा है। फेक नैरेटिव्स, रिलीजियस मैनिपुलेशन और इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करके उन्हें वायलेंस के रास्ते पे ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से यूथ के अंदर गुस्सा और इंडियंस के लिए नफरत फैलता है। तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक डिस्टेबलाइजेशन। टेरर अटैक्स का एक मकसद होता है इंडिया की इमेज और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना, स्पेशली टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी को। जब टूरिस्ट एरियाज पे अटैक होता है तो फियर फैलता है और लोग वहां जाना बंद कर देते हैं। ऐसा ही हमें देखने को मिला, बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियां कैंसिल कर चुके हैं। चौथा, लोकल सपोर्ट एंड स्लीपर सेल्स। कई बार टेररिस्ट को लोकल सपोर्ट मिलता है, शेल्टर, फूड, इंफॉर्मेशन, सारा कुछ। कुछ लोकल स्लीपर सेल्स भी एक्टिव होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं ग्राउंड लेवल पे और वो उन्हें सारी चीजें देते हैं जो उनकी जरूरत हो। पांचवा, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड रिटेलाइजेशन। इंडिया की तरफ से होने वाली एंटी टेरर ऑप्स जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स या क्रैकडाउन के रिस्पांस में भी कुछ ग्रुप्स बदले के लिए ऐसे अटैक्स करते हैं, जिसे प्रॉक्सी वॉर भी कहा जाता है। और छठा, इंटरनेशनल एजेंडा एंड फंडिंग। ये ग्रुप्स फॉरेन फंडिंग से चल रहे होते हैं और उनका एजेंडा होता है इंडियन स्टेट को इंटरनली वीक करना, कम्युनल टेंशन बढ़ाना और केओस क्रिएट करना, जिससे इंडिया की इमेज बहुत ही ज्यादा खराब हो और कोई भी टूरिस्ट इंडिया में आने से पहले सोचे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो टूरिस्ट फॉरेन से इंडिया आने के लिए 100 बार सोचेंगे और शायद ना भी आए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि उन 26 जिंदगियों की चीख थी जो कभी भी लौट कर वापस नहीं आ पाएगी।